फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो थोड़ा सा 2 मिनट में आपका रिव्यू दे देती हूँ, 2 मिनट का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है उनमें लोगों से काम कराने की कला है, और वो लोग हैं हमारे एम्प्लॉयज़। सेकेंड, मैंने आपको बताया था व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट, गाइडलाइन, फंडामेंटल ट्रुथ विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो हम और ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये दिए थे हेनरी फ्यूल ने, और इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को कैसे डिराइव किया, कैसे बनाया। 2 मेथड थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो हेनरी फ्यूल हैं उनको हमने बोला था फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। तो अब इस टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे उन प्रिंसिपल का किसी मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बार बार इस बात के लिए बताया था कि हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं वो दिए हैं मैनेजमेंट के लिए, उन लोगों के लिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ताकि वो इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। Which principle of management? There are 2 types of principle of management. First is journal and second is scientific. And we are talking about journal principle. Then journal principles are given by Henry Fayol. And these are 14 principles. ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स है, जर्नल प्रिंसिपल है, हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। आज हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूं कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट को यूज़ करने हैं, एम्प्लॉयज़ को नहीं। मैनेजमेंट को इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है एम्प्लॉयज़ पे। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? हेनरी फ्यूल डिवीजन ऑफ वर्क में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क must be divided into small parts or jobs. According to Henry Fayol, whole work, इधर whole work का मतलब है वो वर्क जिसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क करती है उस वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ईच पार्ट को हम जॉब कहते हैं। और ईच पार्ट इज कॉल्ड जॉब एंड ईच जॉब इज असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग होल वर्क को डिवाइड करना है छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटे छोटे जॉब्स में, और जो जॉब्स हैं उसको हमें असाइन करना है पर्टिकुलर एक पर्सन को। जिसका मतलब है जो हमें असाइन जॉब करनी है वो करनी है पर्सन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एटसेट्रा, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एटसेट्रा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो पर्सन जिसकी हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको जॉब दे रहे हैं तो ही विल बी स्पेशलाइज्ड, वो अपनी जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दैट इज होल वर्क विद एग्जाम्पल। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर? होल वर्क क्या हो गया किसी कंपनी का कि उसको फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है। अब इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब फर्नीचर जो मैन्युफैक्चर करना है इसकी हमने अलग अलग जॉब्स बना दी। ठीक है,
फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का जो मैनेजमेंट था उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि एक ए एम्प्लॉय है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ वुड के पीस कट करने हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय है बी। मैनेजमेंट ने कहा कि आपको जो एक पीस एक कट कर रहा है इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है सी। मैनेजमेंट ने उसको कहा कि एक वुड के पीस कट कर रहा है, बी उन पीसेस को ज्वाइन कर रहा है, और सी आपको क्या करना है, उन पीस को पॉलिश करनी है। एक एम्प्लॉय है डी। मैनेजमेंट ने डी को कहा, ए ने कट किया, बी ने ज्वाइन किया, सी ने पॉलिश किया, और डी को कहा कि आप ये जो फर्नीचर बन रहे हैं इसको फाइनल टच देंगे। बन गया फर्नीचर। लेकिन इस प्रिंसिपल का क्या इफेक्ट हुआ, इस प्रिंसिपल का ये इफेक्ट हुआ कि ए जो एम्प्लॉय है उसको सिर्फ वुड के पीस कट करने हैं। तो एक दिन क्या होगा, फर्स्ट टाइम मे बी वो गलती करे वुड के पीस कट करने में, सेकेंड डे थोड़ा सा गलती करे, लेकिन आफ्टर 2, 3, 4 डेज बाद ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन कट द वुड पीस। और एक टाइम ऐसे आएगा जो वो विदाउट मेजरमेंट वुड के पीस कट कर देगा। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेम एज बी ज्वाइन कर रहा है पीस, हो सकता है उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, बट एक दिन, 1-2 दिन, 4 दिन के बाद क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड होने के साथ साथ ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये टाइम भी कम लेंगे। अगर फर्स्ट डे ए ने वुड के पीस कट करने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 आवर्स लिए, तो आफ्टर 3 और 4 डेज जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ वो 1 घंटा ले रहा था एक वुड का पीस कट करने में, हो सकता है अब वो वुड का पीस जो कट कर रहा है वो आधे घंटे में ही कट कर ले। सेम बी के साथ है, सी के साथ है और डी के साथ है। तो यही हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क है। द होल वर्क का मतलब है वो वर्क जिसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है। टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्नीचर जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी हमने जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन जॉब्स को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को हमने असाइन किया ताकि एक टाइम बाद वो स्पेशलाइज्ड हो जाए। एक बात और, जब कोई पर्सन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर 3, 4, 5, 6 डेज बाद वो टाइम कम लेते हैं। तो जब टाइम कम लगता है किसी चीज़ में तो क्या होता है, इट लीड्स एफिशिएंसी। इससे जो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ हुए हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एक बात और बेटा, इस चैप्टर में से 6 मार्क्स की केस स्टडी आती है, लॉन्ग केस स्टडी आती है। उस केस स्टडी में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं या कौन से प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि केस स्टडीज़ हमें थोड़ा ट्रिकी देते हैं, और जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो आपको मैंने डायग्राम से समझाया है, इसकी हेल्प से आप फटाफट से केस स्टडी क्रैक कर लेंगे। कोई भी प्रिंसिपल तब तक अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट व्हाट बेनिफिट विल बी टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उसको क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, मतलब उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या उनके क्या क्या वायलेटिंग इफेक्ट होंगे, या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी प्रिंसिपल आप तभी फुल मार्क्स ले पाएंगे प्रिंसिपल्स में जब आप प्रिंसिपल के मीनिंग के साथ साथ उसके पॉजिटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों बताएंगे। अब मैंने आपको जो ये एक्सप्लेन किया इसी में से हम पॉजिटिव इफेक्ट निकाल लेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन।
क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही वर्क हम असाइन कर रहे हैं और वो जो वर्क असाइन कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर उसको असाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा। सेकंड, जब पर्सन स्पेशलाइज्ड होगा तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज कम होगी, स्पेशलाइज्ड हो गया, नेचुरल सी बात है, वो रिसोर्स अब कम वेस्ट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट डे वो वुड के पीस कट करेगा तो मे बी वो 2 आवर्स ले, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो टाइम कम लेगा और वेस्टेज भी कम करेगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो गया। तो सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इसका, बेटर या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊंगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैंने आपको कहा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हम सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मटीरियल, मनी एंड मशीनरी। ठीक है, जब हमारा एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो वो इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब इन रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। ह्यूमन भी रिसोर्स है, अगर वो स्पेशलाइज हो जाता है तो इन ह्यूमन से, इन एम्प्लॉयज़ से भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम काम ले सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज ही इन रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, क्योंकि जब तक ह्यूमन नहीं है तो इन रिसोर्सेज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ह्यूमन अगर स्पेशलाइज्ड हो गया, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, तो नेचुरल सी बात है वो सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब कि अगर कोई मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट ला सकता है। अब है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोग 2 मिनट उतार लो ताकि मैं इसको फिर रब कर सकूं। अब हम लिखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव को रब करके ही मैं लिख रही हूँ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि प्रिंसिपल के क्या पॉजिटिव इफेक्ट है क्या नेगेटिव इफेक्ट है, नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अगर मैनेजमेंट इस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दैट और कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, जो आप हर प्रिंसिपल में कर सकते हैं, जो पॉजिटिव लगा रहे हो अगर आप उसी के आगे नो वर्ड ऐड कर दें तो दैट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। हमने पॉजिटिव में क्या कहा कि अगर डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल यूज़ होता है तो एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो सेम एज कि अगर डिवीज़न ऑफ प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्पेशलाइज नहीं होंगे, नो स्पेशलाइजेशन। सेकेंड, हमने लिखा था कि अगर हमारे एम्प्लॉय स्पेशलाइज हैं तो उनकी एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने का तरीका या वो काम कितनी देर में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। हमने कहा था कि अगर डिवीज़न ऑफ वर्क यूज़ होता है तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सेम एज अगर डिवीज़न ऑफ वर्क यूज़ नहीं होता तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। देन सेकेंड, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, कि जो एफिशिएंसी है वो एम्प्लॉयज़ की डिक्रीज होगी। क्लियर, आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया? मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क स्टैंड्स फॉर द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट्स और जॉब, ईच जॉब असाइंड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर एम्प्लॉय according to his qualification, capabilities and experience. So one day he will become specialized. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल को समझने से पहले बच्चे हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ जॉब ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब अथॉरिटी में हम डिसीजन ले सकते हैं, इतनी पावर हमारे पास है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें कोई जो जॉब असाइन हुई है उस जॉब को हमें टाइम पर कंप्लीट करना है। क्लियर। तो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल में? हेनरी फ्यूल ने कहा है देयर शुड बी या देयर मस्ट बी पैरिटी मीन्स बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने जिन एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करनी है, या एम्प्लॉयज़ को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा, मतलब अथॉरिटी दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो क्या होगा? देन मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी तो मिल गई बट उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, तो वो क्यों काम करेगा? या वाइसी वर्सा, अगर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और अथॉरिटी नहीं मिली तो एम्प्लॉयज़ काम कर ही नहीं पाएगा, तो नो कंप्लीशन ऑफ जॉब। क्लियर। तो क्या होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए दी है उसके अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी देनी है। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि एक है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, उसके अंडर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं ए, बी, सी और डी। प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्कर्स को कहा है कि उनको 100 यूनिट्स आ डे बनानी है। अब आपको पता है कि यूनिट्स बनानी है तो रॉ मटेरियल चाहिए, बट मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को रॉ मटेरियल यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं दी। ना उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी कि अगर आपको स्टोर रूम में रॉ मटेरियल नहीं मिलता तो आप परचेज कर सको। और बाई चांस हुआ क्या कि जब ये एम्प्लॉयज़ यूनिट्स बना रहे थे तो उस टाइम रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, बट प्रोडक्शन मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को ये परमिशन ही नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके या कहीं जहाँ पे वेयर हाउस है वहाँ से मंगा सकें। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ये एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नो कंप्लीशन ऑफ जॉब व्हेन देयर इज़ नो बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जैसे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया कि अगर हम प्रिंसिपल्स के पॉजिटिव इफ़ेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखते तो प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है। तो अब हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? पॉजिटिव इफ़ेक्ट कब? वेन एवर ए ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस प्रिंसिपल। वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता, मतलब अगर बैलेंस नहीं है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो क्या होगा? अथॉरिटी का मिसयूज़। दैट इज फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जॉब का कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तो एम्प्लॉयज़ कैसे अपना वर्क पूरा करेंगे? तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम नो वर्ड लगा दें तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं और नो वर्ड ना लगाएं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसी कॉन्सिक्वेंसेस का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? अगर इधर बैलेंस है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होगा? तो ये होगा पॉजिटिव इफेक्ट। इधर कह रहे हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, तो इधर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यूज ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड वन इज नो डिले in completion of
जॉब, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस है इनके आगे आप नो वर्ड लगा दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग मैं फिर क्लियर कर दूं, बच्चे गलत समझते हैं। बच्चे समझते हैं कि पॉजिटिव का मतलब अगर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कि उस प्रिंसिपल के नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं। किसी भी प्रिंसिपल के हमारे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर लॉस होगा। वो लॉस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला लॉस क्या होगा उसको, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि उसने सिर्फ क्या दे दिया, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी तो दे दी बट उसके अथॉरिटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वह एम्प्लॉयज़ उस अथॉरिटी को मिस यूज़ करेगा। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो काम पूरा नहीं होगा, तो डिले इन वर्क। क्लियर, डिले इन वर्क। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्लियर हो गया ये प्रिंसिपल आप सबको। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। बेटा इस प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड इज डिसिप्लिन। वो जो कीवर्ड है बच्चे उस कीवर्ड को नहीं सुनते, नहीं देखते, और जब केस स्टडी की बारी आती है तो उसको क्रैक ही नहीं कर पाते। वो वर्ड मैं आपको इस प्रिंसिपल में बताऊंगी। थर्ड है डिसिप्लिन। आप सबको बताइए डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। आई एग्री कि डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स और रेगुलेशन, बट अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल एंड रेगुलेशन, डज नॉट मीन only rules and regulation. It means employment commitment also. इसका मतलब है employment commitment also, जिसका मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करना ही करना है, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट भी फॉलो करना है। एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट का मतलब है वो कमिटमेंट जो सुपीरियर ने किए हैं, मतलब जो हमारे मैनेजमेंट ने किए हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, और हमारे एम्प्लॉयज़ ने किए हैं सुपीरियर के साथ। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट। क्लियर। तो डिसिप्लिन में सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट भी है। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो वहाँ पर जो वर्क होगा ना वो होगा सिस्टमैटिक। क्यों होगा सिस्टमैटिक? बिकॉज दोनों ग्रुप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक एम्प्लॉयज़ ग्रुप और एक ऑनर ग्रुप, यानी कि जो मैनेजमेंट वगैरह है। तो दोनों ग्रुप अगर एक दूसरे के साथ कमिटमेंट पूरा करते हैं तो उसको क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, जो वर्किंग होता है बहुत सिस्टमैटिक होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार क्राइसिस हो गया था कुछ, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से कोई भी क्राइसिस आए थे तो ऑर्गेनाइजेशन में हो गया लॉस। सुपीरियर ने कहा एम्प्लॉयज से कि आप लोग करो ओवर टाइम। एम्प्लॉयज ने आप लोग ओवर टाइम करो और मैं आप लोगों को जो वेजेस है उसको इंक्रीज कर दूंगा। ये कमिटमेंट था सुपीरियर की तरफ से, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, जो सुपीरियर ने कमिटमेंट किया था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया ओवर टाइम। एम्प्लॉयज़ ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, बट जब बात आई सुपीरियर की, जब उनको देने थे वेजेस इंक्रीज करके, जो सुपीरियर है उसने कर दिया मना।
तो क्या हुआ उससे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डीमोटिवेट हो गए कि जब हमारे मैनेजमेंट ने अपना कमिटमेंट फॉलो नहीं किया, वो डीमोटिवेट हो गए। जो वो इतने अच्छे से वर्क कर रहे थे, उस वर्क को वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल था वो क्या हो गया, डीमोटिवेट हो गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रूल्स, रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट, तीन बातें आती हैं डिसिप्लिन में, रूल्स, रेगुलेशन एंड कमिटमेंट। और जो ये रूल्स, रेगुलेशन और कमिटमेंट है, ये दोनों ग्रुप्स के लिए है। जो रूल्स हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है, वही रूल्स और रेगुलेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए भी हैं, और दोनों को अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होंगे। अब मैंने आपको यही क्लियर कर दिया, आप यहीं से पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों निकाल सकते हो। पॉजिटिव क्या होंगे, सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, जब हमारे जो मैनेजमेंट है वो अपने कमिटमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या होंगे, मोटिवेट। और इसी के आगे अगर हम नो वर्ड ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस, कि नो सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, डीमोटिवेट एम्प्लॉयज़। क्लियर? तो आज हमने 3 प्रिंसिपल्स किए हैं। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, रिकॉल करा दूं मैं आपको। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, इट लीड्स टू एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड specialization. Second, authority and responsibility. There should be parity or balance between authority and responsibility. It means कि अगर किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दो। थर्ड, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स ईच अदर. Who are towards each other? First is superior and second is सबऑर्डिनेट. क्लियर? ओके, हैव ए गुड डे बेटा. और हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में.